आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर। आप सभी को पता होगा कि आज हमें तीसरा दिन है सप्ताह का। इस सप्ताह का तीसरा डे है ना, आज बुधवार। तो आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्न और उत्तर जो है पढ़ने वाला है। आज अध्याय 7 यानी कि अनुमानसिकता तथा जीव विकास के जो है प्रश्न और उत्तर जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सभी लोग को पता होगा आज कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न जो है इसके साथ आप लोगों को करा दिया जाता है। इंड हो गया क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप लोग को मैं बताया था ना कि सप्ताह में 2 दिन जो है टॉपिक चलेंगे। एक दिन जो है आपका क्वेश्चन आंसर चलेगा, फिर 2 दिन जो है टॉपिक चलेंगे, और तीसरे दिन छठा दिन जो है क्या चलेगा आपका, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर चलेगा। तो ऐसे मैंने आपको आप ही लोग बताए थे कि सर ऐसे प्रोसेस से अगर आप करिएगा तो ज़्यादातर बेस्ट होगा। और ऐसे करने से क्या होगा फ़ायदा, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे करने से आपको फ़ायदा भी होने वाले हैं कि सारे टॉपिक्स भी जो है आप अच्छे ढंग से जान लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर भी आप कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही पूछा करता है, टॉपिक नहीं पूछेगा आपसे। आपसे टॉपिक नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न और उत्तर पूछेगा। तो आपको प्रश्न और उत्तर ही देना होगा ना। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला टॉपिक जो है मैंने रखा है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि मनुष्य के 23 जोड़े क्रोमोसोम में एक्स वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिंग निर्धारण करने के लिए कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, कितने गुणसूत्र की आवश्यकता होती है, बताइए कमेंट बॉक्स में कितने गुणसूत्र की आवश्यकता होती है या कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। तो 23 की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ अगर आपके पास एक मेल है यहाँ, और यहाँ जो है क्या है, एक फीमेल है। अब दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका? युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब युग्मनज हो गया यानी कि आपस में जब क्या हुआ, मिलान हो गया, तो यहाँ जो है किसका निर्माण होता है, तो यहाँ निर्माण किसका होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण के निर्माण होने के बाद एक सुंदर सा बीबी जो है हमारे पास आएगा। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य में जो है 23 यानी पुरुष में 23 और महिला में 23, यानी यहाँ बोला है एक्स में 23 और वाई में 23 क्रोमोसोम ही मनुष्य के लिंग निर्धारण में काम करते हैं। टोटल मिला के गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, तो 46 क्रोमोसोम की जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन पुरुष में 23 और महिला में जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई यहाँ किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि एकदम बिल्कुल आसान टॉपिक था। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन संख्या 1 आपसे पूछा गया है कि कोशिका में जीन कहाँ स्थित होता है। कोशिका में जो है जीन कहाँ स्थित होता है। ये क्या भेज रहे हो आप मेरे पास, विवेक क्या भेज रहे हो, क्या है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे 20 में जो है आपको मैं बताऊंगा ना। अभी तो 20 हुए नहीं है ना, अभी टाइम, हाँ अभी 20 नहीं हुआ है टाइम। आपसे 6:11 हो रहे हैं, 20 में जो है आपसे मैं पूछूंगा। हाँ, यहाँ जो है कोशिका में जीन कहाँ स्थित होते हैं, तो आप जानिएगा कि कोशिका में जीन जो है गुणसूत्र में पाए जाते हैं। यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका जीन में कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र में, यानी कि यहाँ क्रोमोसोम में जो है पाया जाता है। क्रोमोसोम में जो है पाया जाता है क्या, जीन। तो याद रखिएगा कि कोशिका में जीन कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में जीन जो है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में जो है पाया जाता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन सी होती है। तो विभिन्नता के 2 प्रकार होती हैं, आपको बताया था, जनिक तथा एक कायिका। यानी कि यहाँ पे आपको एक और मैंने बताया था, याद होगा, एक और बताया था आपको, शारीरिक जनन। शारीरिक जनन, और एक आपको क्या बताया था, एक शारीरिक जनन बनाया था, एक बताया था क्या, बताइए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एक शारीरिक जनन, दूसरा क्या बताया था, याद है आपको? किसी को याद है कि एक मैंने यहाँ पे 2 डिफाइन किया था, एक शारीरिक जनन और दूसरा, किसी को याद नहीं है, जनन क्रिया। यहाँ 2 जो है टॉपिक मैंने आपको बताया था, और यही दोनों टॉपिक जो है आपको ज्यादातर बेस्ट ध्यान देना है, क्योंकि जननी कोशिका क्या होती है,
कि यह जो है इसमें जैव विकास की क्रिया जो है नहीं होती है। इसमें कायिका में जो है कायिका में जो है जैव विकास की प्रक्रिया होती है। यह जनिक तथा कायिका क्या होता है, तो जनिक आपको बताए थे कि अगर आप जिस दिन जन्म ले लेते हैं और जन्म लेने के उपरांत अगर आपके शरीर के ऊपर कोई भी क्रिया होती है तो वह जैव विकास यानी आनुवंशिकता के अंतर्गत नहीं होती है। और कायिका में यही होता है कि जिस दिन आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के उपरांत अगर कोई आपके अंदर बीमारी है, आपके माता के चाहे आपके पिता की बीमारी है, तो आपके अंदर वह जन्मजात प्रवेश कर जाती है, वह होता है कायिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देंगे हम। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ दिख रहा है वह तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचरित होने वाले विभिन्नता क्या कहलाती है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचरित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, यानी कि आनुवंशिकता विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत संचरित होती है। क्या होती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो याद रखिएगा आनुवंशिकता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण क्रिया यह होती रहती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है। देखिए आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, मैंने आपको फर्स्ट डे चर्चा क्लास में आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया था कि मेंडल को जो है हम आनुवंशिकता का पिता कहते हैं, बट उनको आनुवंशिकता का गुण जो है आनुवंशिकता उनके दिमाग में आया कहाँ से, आनुवंशिकता जो है उनके दिमाग में यह बात आया कहाँ से, तो आपको मैं बता दूं कि वह मैथ के बहुत बड़े क्या थे, वैज्ञानिक थे, माने बहुत बड़े विद्वान थे मैथ के। और बहुत बड़े विद्वान जब वह मैथ को सॉल्व कर रहे थे तो उनके अंतर्गत जो है यह चीज आया, उनके अंतर्गत यह चीज आया कि यह क्रिया जो है नियंत्रण एक दूसरे से बढ़ती जा रही है। तो उसी प्रकार उन्होंने, अरे वॉइस नहीं आ रही है जी, शिवम पटेल बोलिए। शिवम पटेल मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? हाँ हाँ, तो ग्रेकर जॉन मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के उन्हें पिता कहा गया था। और इसलिए कहा गया था कि जब वो मैथ को सॉल्व कर रहे थे तो लगातार जो है संख्या नीचे की ओर बढ़ती जा रही थी। तो इस क्रिया के दौरान जो है उनके मन में ख्याल आया कि यह जो है आनुवंशिकता की तरह जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नियंत्रण क्रिया जो है होती रहती है। इसलिए आनुवंशिकता के पिता ग्रेन जॉन मेंडल को कहा गया है। अब यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब बताइए कि अब पृथक्करण क्या होता है। अब यहाँ ये सवाल आपके अंदर आया कि सर बताइए कि फिर पृथक्करण क्या होता है। आप क्लास 8वीं में पढ़े होंगे कि पृथक्करण एक चैप्टर ही है। पृथक्करण एक क्या है, एक चैप्टर ही है। और पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग। क्या होता है, अलग अलग। उस आप क्लास 8वीं में जो 8 क्लास में जो बच्चे थे, जब आप छोटे होंगे उस समय उतना माइंड भी डेवलप नहीं हुआ होगा, बट उस समय यह चीज पढ़ाया गया है कि पृथक्करण क्या होता है। तो पृथक्करण का अर्थ ही होता है क्या, अलग अलग। उस समय वहां एक प्रयोग करके दिखाया गया था, बालू का दिखाया गया था प्रयोग करके, बालू और मिट्टी का जो है प्रयोग करके वहां दिखाया गया है बच्चों को। हाँ, बच्चों को बालू और मिट्टी का जो है प्रयोग करके दिखाया गया है कि बालू से जो है मिट्टी हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसे हम अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। जब बालू को एक जगह और मिट्टी को जो है एक जगह अलग अलग कर देंगे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम पृथक्करण कहते हैं। ओके, यहाँ तक बिल्कुल आप क्लियर होंगे कि अलग अलग को क्या कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं। तो मेंडल का प्रथम नियम जो है क्या है, तो पृथक्करण है, यानी कि अलग अलग है। पहला हम देखेंगे सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन कि अनुवांशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। अनुवांशिक
विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला है अनुवांशिक उत्परिवर्तन और दूसरा है अनुवांशिक पुनः योग। उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन या अपने आप क्या हो? उत्पत्ति हो, अपने आप उत्पत्ति हो। अपूर्ण युग मतलब वह उत्पत्ति जो है पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो इसकी दो विधि होती है, अनुवांशिक उत्परिवर्तन और दूसरा क्या होता है? अनुवांशिक पुनः योग। ओके, अब आगे थोड़ा सा हम देखेंगे। 1 सेकेंड केने कब अल सर? अब के क्या कर बोल सर? की भी तू का हो? अच्छा 102। हाँ चलिए यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या जो है 7 कि क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑटोसोम। ठीक है, कि 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम में से 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फूल को भी किस प्रकार की पुष्प है? फूल को भी किस प्रकार की पुष्प है? तो बंध्य पुष्प है। देखे होंगे बंद को भी एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल चिपक के रहता है, तो इसे हम बोलते हैं बंद पुष्प। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा आंसर आणविक जाति वृत्त। आणविक क्या होता है? जाति वृत्त होता है, जो पूर्वजों को खोजने के लिए क्या करता है? सहायक करता है। यह जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है इतना ही, शायद 9 ऑब्जेक्टिव जो है आपको रखा था। 9 ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए मैंने रखा था। ठीक है, उसके नेक्स्ट बाद जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों यहाँ रखा गया है। उससे पहले आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट देता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ये ऑनलाइन क्लास में 30% बच्चा पढ़ना चाहता है, ऑफलाइन में 50% बच्चा पढ़ना चाहता है। क्या इस दोनों में डिफरेंट है? क्या दोनों में डिफरेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं कि हाँ है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ना है। ये खुद कंफ्यूज है कि ऑनलाइन मेरे लिए बेस्ट है या ऑफलाइन मेरे लिए बेस्ट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसके पीछे ना, कि बहुत सारे बच्चे, एकदम बहुत सारे बच्चे हैं कि मेरे लिए ऑनलाइन बेस्ट है, और कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो है बेस्ट है। तो फिर बोलता हूँ कि कैसे ये बेस्ट है? ऑफलाइन है तो कैसे ये बेस्ट है? ऑफलाइन ऑनलाइन है तो कैसे ये बेस्ट है? ये चीज को बताइए कि ऑनलाइन है तो कैसे ये अच्छा है, ऑफलाइन है तो ये कैसे अच्छा है। लेकिन दोनों जगह जो है आपको बुक ही पढ़ाया जाता है, टोटल दोनों जगह आपको बुक ही कराया जाता है, वो भी एनसीईआरटी। कोई अलग कराया जाता है क्या? ऑफलाइन कोचिंग में पूरा ध्यान रहता है बच्चों पर, क्या ऑनलाइन क्लास में बच्चों का ध्यान नहीं होता है क्या? ऑनलाइन क्लास में बच्चों का पर ध्यान नहीं होता है क्या? ऑफलाइन पे ही क्लास होता है क्या? मैं यहाँ मानता हूँ कि चलो होता है, बट यहाँ नहीं, विवेक बोल रहे हैं कि नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं होता है। धीरज मैं अभी कॉल लूंगा 1 मिनट में। नहीं होता है, चलिए मानता हूँ कि ऑफलाइन ऑफलाइन की मैं पहले बात करता हूँ कि ऑफलाइन में एक बैच कितना का चलता है? एक बैच कितना का चलता है आपका? 40 बच्चे? कम है? नहीं, 50 बच्चे, 60 बच्चे, 400 बच्चे का बैच चलता है। चलो भाई मान लिया मैंने 400 बच्चों का बैच चलता है। चलिए किसी ने बोला कि सर 100 बच्चों का जो बैच चलता है। मैं सबसे कम लेता हूँ यहाँ पे 50 बच्चों का बैच। एक टीचर जो है आपको 1 घंटे पढ़ाता है, 1 घंटे पढ़ाता है आपको कितने? 50 बच्चों को लेकर, 50 बच्चों को लेकर 1 घंटा पढ़ाता है। मैं आपको कितने बच्चों लेकर पढ़ाता हूँ भाई? मैं आपको अभी ऑनलाइन में कितने बच्चों को लेकर पढ़ाता हूँ? 40 बच्चे। मैं 40 बच्चे, या मान लो 50 बच्चे, मान लो यहाँ पे 60 बच्चे। 40 बच्चे, 50 बच्चे और 60 बच्चे। यहाँ ऑफलाइन में बोलने वाले बच्चे कितने दिखेंगे आपको?
बोलने वाले बच्चे कितने दिखेंगे? 2 बच्चे। सुनने वाले कितने दिखेंगे? 48 बच्चे। बोलने वाले अनलिमिटेड नहीं होते हैं दीपांशु भाई। यहाँ पे आपको हर टेस्ट जो है आपको एक ही जैसा है। यहाँ भी बोलने वाले बच्चे 2 ही हैं और सुनने वाले बच्चे 48 ही हैं। अच्छा एक बात बताइए ना कि दोनों में डिफरेंट जो है, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन, आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन बेस्ट नहीं है ऑफलाइन बेस्ट है, तो चलिए मैं एक कोई सामान को ऑर्डर करता हूँ, कोई सामान में दुकान से ऑर्डर करता हूँ, तो क्या कोई सामान मंगा लिया जाए? तो खाने वाला कोई सामान जो है डिफरेंट है, कोई सामान सामान खाने वाला में मंगा लेता हूँ। चलो मैं सबसे अच्छा एक ब्रेड मंगा लेता हूँ आपको खाने के लिए। मैंने यहाँ से ऑनलाइन डिलीवर किया, ऑनलाइन मैंने बुकिंग किया ब्रेड के लिए, आप जाके दुकान से लाए, दुकान से जाके ऑफलाइन खरीद के लाए ब्रेड। यहाँ जो है देने वाला आपके पास क्या है? यहाँ देने वाला डिलीवरी बॉय है। तो क्या ये ऑनलाइन वाला जिस ब्रेड को लेके आया इसका टेस्ट अलग है क्या? इसका टेस्ट अलग है क्या? और दुकान से जो ब्रेड आपने खरीद कर आया उसका टेस्ट अलग है क्या? अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दोनों में डिफरेंट आपका नहीं है। टेस्ट जो है यहाँ से आप लाए, यहाँ से लाए, तो यहाँ देखिए इस दुकान से जब आप लाने गए तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। पहला काम, आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके साथ दूसरा जो है, आपको हमेशा टेंशन लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? कहीं मैं रास्ते में जाऊं, कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाए, टाइम लगेगा, टेंशन रहेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ेगी। तो हर जगह जो है ऑफलाइन आपके लिए दिक्कत दे सकता है, बट ऑनलाइन में यह तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का टेस्ट जो है क्या है, बिल्कुल सेम ही है। तो क्यों ना हम बेटर देन, मेरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन कहाँ बेटर देन दिख रहा है? आपको ज्यादातर बेस्ट आपको क्या दिख रहा है अभी? ऑनलाइन ही दिख रहा है, क्योंकि डिलीवर बॉय जो है आपको यही ब्रेड खरीद के आपके घर तक लेके आया, आप घर बैठे जो है आराम से बिल्कुल खा लिए। लेकिन जब आप दुकान गए तो सोचिए आपको कितनी टेंशन हो रही है, आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो टाइम अगर आपका वेस्ट होगा तो आप स्टडी पे फोकस अच्छे ढंग से नहीं करिएगा। जब स्टडी आपका अच्छा नहीं होगा तो शायद जो है आपका परसेंटेज जो अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को ये चीज खराब भी लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा भी है। तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा अभी के मार्केट में दौर में सबसे ज्यादा चल रहा है तो ऑनलाइन ही चल रहा है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे कोई भी सामान को जो है डिलीवर कर सकते हैं। ना टेंशन, ना कोई टेंशन, 1% की भी टेंशन नहीं। तो ज्यादातर बेस्ट आपके पास ऑनलाइन दिख रहा है। और जहाँ एक बच्चे ने अभी बोला मुझे कि सर वहाँ पे जो है कि टीचर ध्यान देते हैं, तो ऑफलाइन टीचर में ध्यान क्या देते हैं मुझे तो पता है, मैं खुद ऑफलाइन वाला टीचर हूँ। उसमें से 4 ऐसे बंदे होंगे ना जो टीचर से कोई सवाल पूछते होंगे और सबको समझाते होंगे, बट सब बच्चे जो हैं आपके पास मुंह देखते हैं, टुकुर टुकुर देख के लिख के चले आते हैं। हाँ, प्रयोग करने की कौशल मिलती है क्या? यहाँ सब बच्चे के साथ प्रयोग करने की कौशल प्राप्त नहीं है क्या? यहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन से जैसा ज्यादा आपके पास ऑनलाइन भी सुविधा दी जा रही है, यहाँ भी कौशल करने के लिए व्यवस्था है। तो ऑफलाइन से ज्यादा बेस्ट आपका अभी दौर में ऑनलाइन ही ज्यादातर चल रहा है। तो ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम ऑफलाइन ज्वाइन करें, क्या हम ऑनलाइन ज्वाइन करें। चलिए, ये मेरा मोटिव था आपको समझाने के लिए कि अब आपकी मोटिव क्या कहती है भगवान जाने, बट मेरा मोटिव था कि समय को ना बर्बाद करते हुए ध्यान हम। चलिए, आनुवांशिकता का अर्थ बताइए। क्वेश्चन संख्या 1। हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों की युग्मों द्वारा होता है। अतः जनकों के उन संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से प्रैथिक गुणों की संरचना अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनके गुण मूल संरचना जो है क्या उनके अंदर प्रवेश करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं।
अरे सर जी, वही बोले, समझाने से कोई फायदा नहीं है। सही बात है। चलिए, यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समजात अंग, असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात अंग, असमजात अंग से क्या समझते हैं? तो ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो, समान हो, किंतु कार्यों में विभिन्नता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। जैसे में देखिए, घोड़ा का अग्रपाद, मनुष्य के अग्रपादों में पाए जाने वाली अस्थियों के अवयव प्राप्त समान होते हैं, किंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। घोड़े का अग्रपाद का शरीर बोझ उठाने या दौड़ने चलने में काम आता है, वही मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने में काम आते हैं। इन अंगों से पता चलता है कि दोनों के पूर्वज एक ही थे। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ कहा गया है, समजात अंग। समजात अंग में यही बोला गया है, एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया आपको कि एक घोड़ा है, एक क्या है? घोड़ा, और दूसरा क्या है? मनुष्य। दूसरा क्या है आपके यहाँ? मनुष्य है। लेकिन दोनों का अस्थिया जो है डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि घोड़ा का काम जो है क्या करना है? दौड़ना है, बोझ उठाना है। लेकिन मनुष्य का जो काम है, हाथ का ले लेते हैं तो उसका भी काम क्या है? उठाने का है। यानी कि अस्थिया दोनों का पूर्वज जो है क्या है? बिल्कुल एक समान है। उसे ही क्या कहेंगे हम? समजात अंग कहेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे थोड़ा सा टॉपिक क्या दिया गया है, असमजात अंग क्या है। तो असमजात अंग देख लेंगे थोड़ा कि असमजात समजात अंग में विपरीत जंतुओं में कुछ ऐसे भी अंग या कुछ ऐसी संरचना होती है जिनके कार्य समान होते हैं पर उनकी उत्पत्ति और संरचना में भिन्न होती है। ऐसे अंगों को असमजात अंग या समवृत्ति अंग भी कहते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के डैने, कीटर क्या बोला गया है? कीटों के पंख, छोटे छोटे कीटों के पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के डैने, दोनों ही कीटों के चमगादड़ को हवा में उड़ाने की सहायता प्रदान करता है, किंतु इसकी संरचना एवं उत्पत्ति बिल्कुल भिन्न भिन्न होती है। चमगादड़ में डैना का अंत कंकाल के रूप में अवस्थित अस्थिया जो है मौजूद होती है, जबकि कीटों के पंख में ऐसी कोई रचना नहीं होती। इससे पता चलता है कि दोनों की जंतुओं में भिन्न भिन्न पूर्वजों की विकास हुआ है। अब चमगादड़ का मान लीजिए कि एक छोटा सा पंख है चमगादड़ का तो उसमें क्या है? अस्थिया है। उसमें क्या है? अस्थिया है, यानी कि हड्डियां है। लेकिन जो मेरे पास तितली है, तो उनके पास जो है हड्डी बिल्कुल उस पंख में नहीं है। तो इसलिए यह पता चलता है कि इनके पूर्वज जो हैं, इनके खानदान जो है अलग अलग है। तो उसमें क्या है? इसमें अस्थिया पाई गई और इसमें अस्थिया न पाई गई, तो इसलिए इनका पूर्वज की जो संख्या है क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से असमजात अंग के बारे में जो है आप अच्छे ढंग से डिफिनेशन दे सकते हैं। चलिए फिर जो है आप लोगों के सामने यहाँ ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ देखेंगे, पहला फिर ऑब्जेक्टिव, डीएनए का पूर्ण रूप लिखें। यानी डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइज बोज न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, डीऑक्साइड बोन न्यूक्लियस एसिड। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा देखेंगे हम, 2 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के गुणसूत्रों में कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य के गुणसूत्रों में कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य के गुणसूत्रों में 23 जोड़ी जो है क्या होती है? संख्या होती है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि जीवों की अनुवांशिकी इकाई क्या है? जीवों की अनुवांशिक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा कि क्या है? तो जीन है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पाए जाते हैं? तो डीएनए में कितने नाइट्रोजन युक्त पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 2 युक्त नाइट्रोजन पाए जाते हैं। पहला प्यूरिन और दूसरा पायरीमिडीन। यह 2 जो है याद रखिएगा बिल्कुल,
यह बिल्कुल याद रखिएगा कि डीएनए में जो है नाइट्रोजन युक्त कर पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन युक्त पाए जाते हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। प्यूरिन अम्ल पाए जाते हैं और पायरीमिडीन पाए जाते हैं। तो दो इसको याद आप जरूर रखिएगा। ओके, कि ऐसे दो बच्चों को जो एक ही निषेचन अंडाणु से विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं। यह बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे जुड़वा बच्चे की रट लगाए रहते हैं। देखिए, ऐसे दो बच्चों को जो एक ही निषेचन अंडाणु से विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं। निषेचन तो एक ही होता है, निषेचन क्रिया तो एक ही बार होगा, अंडाणु भी कितना होंगे, एक बनेंगे। तो विकसित दो बच्चे किसके कारण हो जाते हैं, अंडाणु में निषेचन के बाद। निषेचन में क्या होगा, फिर अंडाणु होगा, तब जाके क्या होगा, जुड़वा बच्चा होगा। यानी कि डबल जो है आपके पास क्रिया होगी, डबल क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, आपके पास जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, किसी बालक के हाथ में 5 के बदले 6 उंगलियां होना किस प्रकार की विभिन्नता है। बहुत सारे बच्चे को आपने देखा होगा कि उसके हाथों में जो है 6 उंगलियां पाई जाती है, और समांतर जो है 5 उंगलियां हमारे पास भी है, और समांतर सभी के पास 5 उंगलियां पाई जाती है। किसी किसी बच्चे में जो है 6 उंगलियां जो है पाई जाती है। तो किसके कारण होता है, तो विच्छिन्न विभिन्नता या उत्परिवर्तन के कारण जो है होता है। विच्छिन्न या उत्परिवर्तन के कारण जो है यह 6 उंगलियां हाथों में पाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको याद कर रखिएगा कि 6 उंगलियां किसके कारण होती है, तो विच्छिन्न विभिन्नता या उत्परिवर्तन के कारण। आप ऑफलाइन कोचिंग में जाके जरूर एक बार इससे चर्चा करवाइएगा और देखिए कि कितने बच्चे जो है इसका आंसर देते हैं। जो ऑनलाइन में क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा वो ऑफलाइन में उतने अच्छे ढंग से नहीं कराए जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडल द्वारा वर्णित अनुवांशिक इकाइयों का क्या कारणों से होता है, तो याद रखिएगा कि जीन के कारण होता है। अच्छा, 7 नंबर में नहीं बोला कि किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता का पता किया था, तो आप लोगों को पता है कि मेंडल ने किया था। ओके, अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो अनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संतति में पाए जाने वाले प्रत्येक लक्षण कहाँ से आते हैं। संतति में पाए जाने वाले ठीक है प्रत्येक लक्षण कहाँ से आते हैं, तो लक्षण जो है आपके माता पिता जनकों के केंद्र डीएनए से जो है आते हैं। ठीक है, अब देखिए के को चाहिए कि क्या मीनू कैसी हो। वाह, इस चीज को बिल्कुल आप याद रखिएगा कि जीन डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है उसे प्रोटीन या जीन कहते हैं। और 13 नंबर में 23 में मनुष्य में कायिका संश्लेषित कितने प्रकार की पाई जाती है, तो 23 जोड़े अर्थात 46 गुण से। आगे 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में कितना लिंग क्रोमोसोम होता है, तो मनुष्य में एक जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एक्स और वाई। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्त्रियों एवं पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम में क्या विभिन्नता पाई जाती है, तो स्त्रियों में XX पाया जाता है और पुरुष में जो है XY पाया जाता है क्रोमोसोम। तो XX याद रखिएगा, XX जो है किसमें पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है, और XY किसमें पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है। हाँ, मेंडल का नियम जो है, मेंडल का नियम पढ़ा दीजिए, तो मेंडल का नियम जो है कल शायद आप लोग का स्टार्ट होगा। ओके प्रीति, हाँ प्रीति, मेंडल का नियम जो है कल स्टार्ट आपका